नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन कराम, नई हुकूमत का पहला बजट पेश हो गया है और हम देखेंगे कि जिस बजट के अवाम पर क्या असरात पड़ते हैं और उसके साथ इस वक्त नया ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भी लॉन्च करने की तैयारियां हो रही हैं और बिजली का अज़ाब, ये तीन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं शरीफ जोई साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। जोई साहब वेलकम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, रजीम चेंज हुई और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। हम मुल्क को बचाने आए हैं, सियासत को दाव पे लगाने आए हैं। 16 महीने की PDM की हुकूमत, फिर उसके बाद निगरान सेटअप, अब भी ये नई हुकूमत भी अपना बजट पेश कर चुकी हुई है कि जी 6-8 माह इसको भी हो गया। तो कुछ चांसेस हैं कि जी कोई मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएगा? अच्छा, एक तो ये है कि मुझे आपसे इख्तलाफ है, आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं नहीं कर सकता। वो जो मुल्क में तब्दीली आई है वो आप उसे जमहूरी प्रोसेस करार दें, ठीक है। लेकिन ये बात है बिल्कुल ठीक है कि 2 साल से ज़्यादा प्रोसेस है। यही एक्सपीरियंस्ड जो है, मोस्ट एक्सपीरियंस लोग इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन जो देखने में आ रहा था वो अभी तक रिज़ल्ट जो है ना वो आवाम तक नहीं पहुंचा। उसकी वजह यह है कि ये हम लोग अदाद-ओ-शुमार देखते हैं बजट के, और बजट में ये बताया गया कि जी 11% जो है वो महंगाई, जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होकर 11% पे आ गया। लेकिन ये नहीं बताते कि भी 50 चीज़ों में से अगर 10 चीज़ों के रेट कम हुए हैं तो वो जो 40 चीज़ें दूसरी हैं उनका रेट बड़ा है। उस तरफ कोई नहीं तवज्जो देता। वो बस यही समझते हैं कि आटे का रेट कम हो गया, ये सब्जियों का रेट में फ़र्क आ गया तो महंगाई कम होगी। महंगाई इसलिए नहीं कम हो रही सर क्योंकि आपकी आमदन नहीं बढ़ रही। आमदन जो बजट में जो मजदूर की आमदन इन्होंने रखी है, मिनिमम तनख्वाह जो रखी है, वो देगा कौन और वो देता कौन है? उस पर चेक एंड बैलेंस तो सरकार का अपना नहीं है। जो अब सरकार के डेली वेजेस के मुलाजिम हैं उनको ये कम से कम तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा, और जो फिर प्राइवेट सेक्टर है या मुख्तलिफ जो दुकानों पे काम करते हैं, छोटे लोग हैं, छोटे कारोबार के साथ लोग वाबस्ता हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? अभी जब वज़ीर ख़जाना साहब ने पोस्ट बजट जब स्पीच की तो उसमें जो क्वेश्चन उठाया गया वो बड़ा वैलिड है और मैं ये समझता हूँ वो मिलियंस जो है का वो क्वेश्चन है एक कि आपका जो FBR सिस्टम है या आपका जो सिस्टम है जिसमें ये सब चीज़ें चेक होती हैं, अब सारी कंपनीज़ की सैलरीज जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं थ्रू बैंक। और अब मज़े की बात बताऊँ, उसके ऊपर बाज़ का लिखा हुआ भी आता है सैलरी क्रेडिट। तो वो कौन चेक करेगा कि ये कम से कम जो हमने मियाद रखी थी, इसकी तनख्वाह का मियार मुकर्रर किया था, उस पर तो ये नहीं उतर रहा, तो ये तनख्वाह भी ट्रांसफ़र हो रही है, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नारा लगाना बड़ा आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना 100% मुश्किल है। उसको अचीव नहीं कर पा रहे। और महंगाई तब तक नहीं ख़त्म होगी जब तक आपकी आमदन नहीं बढ़ेगी। आमदन बढ़ेगी तो जाके जो है वो किसी तरफ आप महसूस करेंगे कि महंगाई में किसी हद तक कमी हुई है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा देखते जाए ना तो जो अदाद-ओ-शुमार हैं, जो मई तक के अदाद-ओ-शुमार हैं, उसमें यह है कि फूड इन्फ्लेशन में 0.2% कमी हुई है। क्योंकि वो हमारे यहाँ सीजनल सब्जी आती है, फ्रूट आता है, वो अप हो जाता है फिर डाउन हो जाता है। लेकिन बाकी तमाम चीज़ों में वो इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर जो हाउसिंग अखराजात हैं वो बड़े हैं क्योंकि आपका सरिया, सीमेंट, बजरी और इवन के ज़मीन की जो लैंड है उसकी भी प्राइस बढ़ी है। वो 33% इन्फ्लेशन है उसमें। ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है, क्योंकि बीच में फ्लक्चुएशन होती रही है पेट्रोल और डीजल की अमाउंट में, 10.4% उसमें फ्लक्चुएशन है मई तक के महीने में। ये तो अब जून में जाके जो है थोड़ा सा अब आपका जो पेट्रोल का रेट है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मई तक यही पोजीशन है। कपड़े और जूते जो हैं वो 18% बढ़े हैं। तालीमी अखराजात भी 16% बढ़े हैं। क्योंकि अगर आप एक रजिस्टर अब लेने जाए ना जी बच्चों का, तो 200 रुपये से कम आपको वो भी नहीं मिलता। और वो सिंपल रफ पेजेस होते हैं, वो इतना डिफाइंड पेज नहीं होता, वो सिंपल देसी यहाँ पे रिंग बाइंडिंग करके या उसको स्टेपल करके दिया हुआ। अच्छा सर, इसी तरह सेहत पर 19.4% इजाफा हुआ है। अब ये वो चीज़ें हैं जो अवाम से या तो दूर रखी जाती हैं या अवाम भी नहीं देखना चाह रही होती, वो सिर्फ बस वही देख रहे होते हैं, उनको उसी में उलझा दिया जाता है। रोटी सस्ती हो गई,
आपकी सब्जी सस्ती होगी। जाहिर बात है मैं गवर्नमेंट अगर चला रहा हूँ तो मैं उन चीज़ों को प्रमोट करूँगा जो मेरे फेवर में है और उस चीज़ को अवॉइड करूँगा जो मेरे फेवर में नहीं है। तो ये अदाद शुमार भी ऐसे ही आपको नज़र आएंगे। कुछ अदाद शुमार हुकूमत के फेवर में है, कुछ अदाद शुमार हुकूमत के फेवर में नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है बीइंग ए पर्सन जो है वो जो महंगाई का असर है वो कम नहीं हुआ। अच्छा यूसुफ, आप एक कह रहे हैं कि जी महंगाई इस वजह से है या आवाम को रिलीफ इस वजह से नहीं दिया जा सक रहा कि आमदन गवर्नमेंट की है नहीं। ये दो फैक्टर्स हैं, एक तो गवर्नमेंट की आमदन कम है, एक इसके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक्सपेंस भी तो नहीं कंट्रोल कर रही। एग्जैक्टली सूरत हाल ऐसी है। देखें आप जो बजट है, बजट में देखें कहाँ कहाँ कट लगाए हैं। कफ़ायत शारी का नारा तो हर हुकूमत ने लगाया, मतलब पीटीआई की हुकूमत में भी ये नारा लगा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी लगा, पीएमएलएन की हुकूमत में भी लगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नज़र आपको नहीं आया। क्योंकि मैं मेरी अगर सैलरी कम है तो मैं अगर अपने बजट को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट वाले किसी चीज़ पे नहीं जाना, मैंने बैंक से लोन नहीं लेना, मैंने कुछ भी नहीं करना, तो फिर ये हुकूमतें क्यों नहीं अपना बजट कम करती। एक अब ये डिजिटल दौर आ गया है, आप चीज़ें को आपके फिंगर टिप्स पे हैं, सारी चीज़ें, आप मीटिंग ये वो सब चीज़ें यहाँ पे अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। देखिए कोरोना के दिनों में कारोबार ज़िंदगी चलता रहा जी, और उसमें ये नया ट्रेंड बना था कि वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम जो है कि आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब जैसे फैक्ट्री हैं वो उसमें काम करना ज़रूरी है, वो आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, आप अपने अखराजात मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो आम आदमी का मुतासर होने का लेवल है वो इसलिए उसका भी इसलिए नहीं कम हुआ कि उसकी आमदन भी नहीं बढ़ी, उसकी आमदन कम हुई है, अखराजात उसके इजाफा हुए हैं। क्योंकि अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो जो पिछले साल स्लैब था वो था 300 यूनिट का, जो कि बतदरीज कम होते होते अब 200 यूनिट का हो गया। अब अलमिया ये है कि 201 यूनिट का बिल 8500 रुपये है और 199 यूनिट का बिल 3500 रुपये है। तो आप बताएं एक यूनिट आपने अपनी गलती से इस्तेमाल किया या उन्होंने ओवर चार्ज कर दिया, 2 नंबरी करके ओवर चार्ज किया। तो उसमें आप बताएं अगर मेरा मीटर पे यूनिट 300 चल गए हैं तो मैं अपना महीना कैसे गुजारा करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये किसी को ख्याल नहीं है इस चीज का। अच्छा आप भी बड़े मज़ाहिया सवाल करते हैं कि किसी को ख्याल भी, मुझे बताएं किसी को कभी ख्याल रहा है कि एक आम आदमी की हालत ज़ार को तब्दील करने का किसी का ख्याल रहा है? कोई भी हुकूमत ABCD कोई भी ले रहा, नारे और अपने मफादात उनकी अव्वलीन तरजीह हैं। अच्छा। हर वो प्रोजेक्ट फौरन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें उनका कोई अपना बेनिफिट होगा। जो सब ये उस वक्त तो मज़ेदार काम लगता है कि मुझे एहसास ना हो, मुझे पता है कि जी मेरे मुल्क का जो कर्जा है ना जी वो 30,000 अरब रुपए का है, मुझे पता है कि जी अभी बहुत सारा क्वेश्चन है कि मुझे वहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे, वहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे। जब कर्जा आपका 70-80 हज़ार अरब रुपए का हो, जब आप मुल्क में मांगने के लिए जाएं तो वो आपके कशकोल को देख के तो वो मिलना इनकार कर दें और आपका PM कहेगा कि जी वो मुझे कहते हैं कि जी मुझे कहना पड़ता है उनको कि जी मैं मांगने नहीं आया जी। नहीं, मतलब इस तरह की इंसल्ट हो तो उसके बावजूद भी इनको ख्याल नहीं आता। सर असल में बात यह है कि आप पूरे मुल्क को देख रहे हैं। अगर मैं आपको एक इनफरादी तौर पे कहूँ कि मैं अगर एक बैंक से लोन मैंने लिया हुआ है और मैंने 3-4 बैंकों से अगर लोन लिया हुआ है और वो कल्टेल हो जाता है क्योंकि उनके पास सिस्टम है, उसमें सब नज़र आ जाता है कि भी मेरे ID कार्ड के अगेंस्ट पे इसने फलां को पैसे देने हैं, तो मुझे ये बताएं जब मैं डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे अगर हूँ या मैंने ओवर अपना लोन लिया हुआ है तो मुझे कोई नया बैंक या पुराना बैंक मुझे नया लोन क्यों देगा सर? ठीक है, तो सेम इसी को आप इम्प्लीमेंट करें ना जी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के ऊपर कि जब आप इतने हज़ारों कर्जों में डॉलर्स में डूबे हुए हैं और आपकी जो बजट है उसका 50% आपका किस्तों में जा रहा है, इंटरेस्ट में चला जाता है, तो 50% से आप कैसे अपना मुल्क चलाएंगे? मैं यही तो जो ये सब कहना चाह रहा हूँ ना। देखें जब मैंने पहले बैंक से कर्जा लिया ना तो मेरी अयाशियाँ हों ठीक हो गया, मुझे अवाम का दुख नहीं है, मुझे समझ में आती है। लेकिन जब मैंने 4-5 बैंकों से कर्जा लेके अपने सारे अल्ले तल्ले कर लिए, मैंने अपार्टमेंट्स बना लिए लंदन में, दुबई में प्लॉट्स बना लिए, अपार्टमेंट्स ले लिए, तो अब तो मुझे ख्याल आ जाना चाहिए
सर उन्हें देखिए ख्याल तो दिल में तो है ना, दर्द तो होता है। अब देखें ना, जैसे आपको याद होगा पहले कि बिजली का रेट बढ़ता था तो वो बयान एक जारी होता था कि भी बड़े मियाँ साहब ने बड़े भारी दिल से जो है ना ये फैसला कबूल किया है कि क्योंकि IMF की मजबूरियाँ हैं या और बड़ी मजबूरियाँ हैं। तो सर देखें ना, भारी दिल तो तब होता है ना, और मैं उसे एक्सेप्ट करूँ जब मुझे नज़र आए कि आगे मुझे अब रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ देखें, आपने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, आपने 5 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी। अब मैंने तो एक आम आदमी 50 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता होगा, उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो आपने उसके 500 रुपये बचाए, और अगर वो 200 यूनिट इस्तेमाल करता है और आपने 5 रुपये बढ़ाए हैं तो वो 1000 रुपये आपने बढ़ा दिया उसका। तो मुझे ये वो बताए ना कि इस अदाद शुमार के मुताबिक वो बंदा तो फिर वहीं आके खड़ा है। आप लेकिन आपकी जो कहानी है, राम कहानी, वो बड़ी अच्छी है। देखो जी पेट्रोल का रेट कम हो गया जी, देखो जी आटे का रेट कम हो गया, इधर से आपने कम कर दिया, उधर से आपने बढ़ा दिया। अच्छा, इसी तरह तनख्वाहदार जो तबका है, जो अब सरकारी मुलाजिम है, वो भी यही परेशान है कि भी आपने हमारी बेसिक के ऊपर जो है वो सैलरीज बढ़ा दी हैं, जबकि आप टैक्स ग्रॉस पे ले रहे हैं। तो वो अगर वो कहते हैं अगर हम इसका हिसाब किताब करें तो हमारी जो सैलरी इंक्रीज हुई है ना वो 11-12% बनती है, जबकि जो कागज है वो 25% कह रहा है, जो हुकूमत है वो भी 25% कह रही है। क्योंकि जैसे ही उसका 1000-2000 रुपये रेट बढ़ा, तनख्वाह बढ़ी, उसका स्लैब बढ़ गया इनकम टैक्स का। आप इनकम टैक्स ने आपने सरकारी मुलाजिम का तो इनकम टैक्स फौरन ही काट लेना ना जी। अच्छा, इस तरह प्राइवेट कंपनीज भी फौरन काट लेंगी, जैसे ही स्लैब बढ़ेगा वो काट लेंगी। तो उसमें इशू ये है कि ये जो अदाद शुमार हमें बताते हैं ना कि जी हमने बड़ा टैक्स जनरेट किया है, बट टैक्स तो आपने वाकई जनरेट कर लिया ना। आपने जब रेट बढ़ा दिया तो आपने टैक्स जनरेट कर दिया। जो आपका पिछला टारगेट अगर मतलब 90% था, आपने 100% अचीव कर लिया, क्योंकि आप उसमें आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है। उसमें कारकर्दगी ये है कि आपने अवाम की जेब में से कैसे निकाला, ये आपकी कारकर्दगी है, और उसमें आप छाए हुए हैं। अब जो नया अभी प्लान आया हुआ है कि जो बिजली के बिल के ऊपर एक फिक्स टैक्स लगाने जा रहे हैं। अभी ये शुक्र अभी तक तो नहीं लगा, लेकिन अब पता नहीं अगला बिल आएगा तो उसमें लगा हुआ होगा। तो ये सर देखो ना, ये भी तो ढाका है ना जी। आप मुझे बिजली का बिल एक, उससे सिर्फ हम बिजली खरीद रहे हैं और तो कोई चीज़ नहीं खरीद रहे। जब उसका बिल आता है तो उसके ऊपर इतने GST और इतने उसमें सरचार्जेस लगे हुए हैं, जैसे लगता है कि भी पूरी दुनिया की चीज़ें हमने इसी से वापडा से खरीद ली हैं। तो वापडा वाला भी इशू है ना, जो सब मैं अभी वहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ कि जी ये अभी ये साल गुजार लेंगे, अगर ये अपनी इनकम को नहीं कंट्रोल करते और अपने एक्सपेंस को नहीं कंट्रोल करते, गवर्नमेंट सिर्फ अपने एक्सपेंस को, अपने इनकम को, इसको कंट्रोल नहीं करती, अगले साल का बजट फिर अजाब होगा, उससे अगले साल का अजाब। ये 5 साल का टेन्योर में अभी अगर ये फाउंडेशन नहीं सही करते अपनी, तो ये तो इसी तरह चलते रहेंगे और ये रोते भी रहेंगे कि हमें दुख होता है, हम बड़े दुखी दिल के साथ हम देखते हैं कि ये बिजली के रेट्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। अभी यकम को सुना है कि 800 रुपये 10 रुपये पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ा रहे हैं ये, और ये फिर दुखी भी होते हैं बेचारे ये सारे। सर ये सारे दुखी बेचारे इसलिए होते हैं कि हवाम में जाना होता है, तो शक्लें तो कहते हैं ना, वो जैसे अगर किसी फोतकी वाले घर में गए बैठे तो शक्ल ऐसी बनानी पड़ती है कि भी अगले को पता लगे कि यार इससे बड़ा मेरा बड़ा दुख है, मेरे नुकसान का इसको दुख है। तो ये सारे ऐसे ही करते हैं कि भी ऐसे ऐसी शक्लें बनाएं, ऐसे ऐसे बयान दें ताकि अवाम में थोड़ी सी जो है ना हमारी पोजीशन रह जाए, कल को मिलने जाएं तो हमें जो है ना वो रिएक्शन जो है ना कम से कम मिले। लेकिन फिर वही सर सूरत हाल है, आपके मुल्क की आमदनी जब तक नहीं बढ़ेगी आप कैसे सरवाइव करेंगे। आपने एग्रीकल्चर में जो अभी पोजीशन की है वो आपने कहाँ से कर दी। आपने जो अभी ये 18% GST कर दिया है, अभी इसका तो इन्फ्लेशन देखिएगा ना क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। जो वो चीज़ें जो जिस पे आज तक GST नहीं लगा, जैसे दूध पे इन्होंने लगा दिया, जैसे अभी देखें अब बेकरी आइटम पे अब शायद लग जाएगा, उसके बाद आपका ये चिकन पे सुनने में आ रहा है, अब एग्जैक्ट नहीं पता कि लगता है कि नहीं लगता। अगर चिकन की प्राइस में भी 18% GST आप लगा देंगे तो वो जाहिर बात है किसकी जेब में से जाएगा, और वो इन्फ्लेशन ही बढ़ाएगा ना सर। वो आप GST उससे तो नहीं ले रहे सर, क्या नाम है, मालिक से तो नहीं ले रहे। अगर 400 रुपये किलो चिकन है उसके ऊपर आपने 18% लगा दिया तो वो 18% इजाफे के साथ उसकी कीमत ही बढ़ जाएगी। वो कीमत मैंने और हर बंदे ने पे करनी है। तो अच्छा, दूसरा एक मेरा हुकूमत से और लोगों से ये एक जो है ना वो गुजारिश है
कि जो नॉन फाइलर और फाइलर की गेम है ना जी, इसमें भी जो आम आदमी है ना उसको निकालें। जो बंदा बिजली का बिल पे करता है, जो पेट्रोल लेता है, मतलब जो ग्रोसरी लेता है, वो हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं। तो उसको मतलब जो एफबीआर में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कि यार ये नॉन फाइलर है। भाई मैंने अपने असासे नहीं शो किए क्योंकि मेरी इतनी आमदनी नहीं है, मुझे जीने का हक तो दे ना सर। मिसाल के तौर पे आप मेरा एक और खर्चा बढ़ा रहे हैं ना कि अगर मेरी 50,000 से भी बिलो है और मैं उस स्लैब में भी नहीं आता, लेकिन मेरे लिए कंपल्शन है कि चूंकि नॉन फाइलर पे आपने टैक्स इतने लगा दिए हैं कि तो आप वकील को जाएंगे उसको कहेंगे जी मैंने टैक्स रिटर्न अपना जमा करवाना है, तो वो वकील का तो माशाल्लाह धंधा चल पड़ेगा। अच्छा, अभी आमदन तो उस वक्त जो है साहब बढ़ सकती है जब ये एग्री को फ़रोग देंगे या अपनी इंडस्ट्री पे काम करेंगे। ठीक, ये बहुत मुश्किल काम है आपकी इंडस्ट्री पे काम करना, आपकी प्रोडक्ट्स को इतनी क्वालिटी पे के लेके जाएंगे कि जी वो रेट्स अच्छे हो जाएं और आप उसको एक्सपोर्ट करें, तब आपकी इनकम बढ़ सकती है। अदरवाइज़ आपकी अगर पाकिस्तान में कंजम्पशन अगर एक साबन की अगर 10 लाख रुपए की है, तो अगर 10 लाख रुपए का साबन बना रहे हैं तो वो तो 100 वट क्या हो जाएगा। इनकम आपकी उस वक्त बढ़ेगी जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। वो कर नहीं सकते, उसको तो एक साइड पे कर लें। अब भी आ जाएं अपने एक्सपेंसेस को। आप निश्तर जाएं, करोड़ों रुपए की वहाँ पे टाइलें लगाई जा रही हैं, दवाई है नहीं। बेडशीटें भी ऑर्डर मिल गया है कि जी 2 दिन आपकी पिंक बेडशीट होगी, 2 दिन आपकी ब्लू बेडशीट होगी, 2 दिन आपकी ये बेडशीट होगी। ये इस तरह के जो बेवकूफ़ाना इनके अमल है। थाने की रेनोवेशन पे इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए। पुलिस वाले का दिमाग नहीं ठीक करना इन्होंने। सर देखो ना, फिर वही बात आ गई कि आप किसी को नफसियाती तौर पे दुरुस्त नहीं कर सकते जब तक वो फाइनेंशियली तौर पे दुरुस्त नहीं हो। ये एक इम्पैक्ट है। आप उससे 24 घंटे की ड्यूटी लें और पुलिस वाले से, और आप फिर ये तवक्को रखें कि उसका वो आपसे अच्छा बिहेव करेगा, तो इनको ऐसा मुमकिन है। इनको अब इतना 30-30 40-40 साल हुकूमतें करने के बाद सर ये मॉडल एक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉडल इनसे बन नहीं पाता क्योंकि वो हमारे जो मसाइल है ना उसके मुताबिक चलता नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर देखें ना, एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना था कि जो IO होगा ये अलहदा होगा, तफ्तीशी अफसर अलहदा होंगे और जो बाकी फील्ड के लोग हैं वो अलहदा होंगे। जब इनके पास पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए नहीं होगा तो मुझे बताएं उसको उससे आप क्या तवक्को रखेंगे। अगर उसने गश्त पे भी जाना है, ठीक है, उसने हर 15 की कॉल पे रिप्लाई भी देना है रेस्क्यू की तरह कि उसने पहुंचना जी, उस मजबूरी है, अफसर ने पूछ लेना कि क्या पोजीशन हुई है। तो जब तक आप इन फोर्सेस के, इन इदारों के बजट को वक्त के साथ नहीं तब्दील करेंगे, उससे फोर्स के उसमें बिहेवियर में तो मत रखें। एक चीज़ अच्छी हुई है, मुझे जो है ना वो कहने दें कि जो पुलिस के मॉडल पुलिस स्टेशन बने हैं उससे चले और कुछ नहीं, कम से कम एक चीज़ की रिलैक्सेशन तो है कि आप जाएंगे तो चलो आपको कुर्सी मिल जाएगी, आपको एक ज़रा बैठने का अच्छा एनवायरनमेंट अच्छी मिल जाएगी, सफाई है। अस्पताल में दवाई नहीं मिलती, ये भी एक बड़ा लंबा इशू है, उसमें भी बड़े मसाइल हैं। लेकिन यह है कि अगर रेनोवेशन हो के आपको कम से कम ये एक उसमें माइंड सेटिस्फेक्शन मिले कि मैं एक अच्छे हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ जहाँ बदबू ना हो, तो मेरे ख्याल में ये चलो अगर ये हो रहा है तो इसे भी कर लेने दें। लेकिन जो तरजीहात हैं जैसे अद्वियात हैं, देखिए बेड होना चाहिए ना, जो है सर बेड नहीं है तो मैं टाइलों वाले अस्पताल में जाके क्या करूंगा जी। दुआ करें ना जी, वो टाइल लग जाएगी तो फिर बेड भी आ जाएगा। दुआ किया करें ना। हमारे यहाँ देखें ना, वो अगर आपको याद हो तो अपने शाम कुरैशी साहब के जो वालिद मोहतरम थे ये कहते थे दुआ करो, अल्लाह पाक हो सकता है बेहतर कर दे। लेकिन ये है कि इसके लिए हुकूमत के जो अकाबरीन हैं उनको सोचना होगा और अपनी तरजीहात बनानी होगी। आपको और हमें भी सोचना है कि जब बजट में हेल्थ पे, एजुकेशन पे और बाकी मामलात पे कितने कितने % पैसे रखे हुए हैं, तो आपको हमें भी तवक्को उतनी ही रखनी चाहिए। अब हम तवक्को ये रखते हैं कि भी 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 50 रुपये तो हमने कर्जा दे दिया, सूद भर दिया, बाकी में से भी हमारे हिस्से में हेल्थ के और उसमें आए 5-5 रुपये। अब 5 रुपये में आप सर 5,000 तो नहीं मांग सकते ना। अच्छा, पॉलिटिकली आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो मीशत ठीक नहीं हो सकती। मेजर प्लेयर पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठ के, ANP साथ बैठ के, बाप बैठ के
ये मेजर प्लेयर हैं। ऐसे समझ लेंगे कि जी 60% 70% पोर्शन इनके पास हुकूमत इस वक्त कर रहे हैं। तो ये जब अभी कहते हैं कि जी हमें मिल बैठकर मुल्क की संगत को तयन करना पड़ेगा, मिलकर बैठेंगे तो हम मुल्क को तरक्की की राह पर लगा सकते हैं, तो ये मतलब मिलकर बैठने का मतलब क्या है इनका? सर इसमें ये है कि जो आपका इन्वेस्टर है ना जी, वो आपका माइंड देख रहा होता है, आपका और आपकी पब्लिक का। अच्छा, ऐसा नहीं होता था कि वो जो प्लेयर्स यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं उन्हें उनका आइडिया ना, उन्हें भी सब आइडिया होता है कि भाई कौन से प्लेयर्स क्या काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई तमाम जमातें जो है ना वो अपने इख्तलाफात भुला के कोई एक, जैसे हम कहते थे ना, बीबी ने नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत किया, तो उससे कम अज़ कम ये हुआ कि चलो इलेक्शन तो हो रहे हैं, जैसे तैसे भी हो तो रहे हैं। इसी तरह जो मिसाक मईशत है ना, ये इनको करना चाहिए, और ये कोई लिमिटेशंस में नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी पार्टी का उससे नुकसान होता है ना तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। कोई सख्त फैसले अगर करने पड़ते हैं तो वो करने चाहिए सबको मिलके, और फिर उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये नहीं है कि बजट पास कराना है, बजट मैंने पेश करना है, आपने मेरे पे एतराज़ करना है, 10 दिन आपने खूब तकरीरें करनी है, और 11वें दिन आपने भी मेरे साथ बैठ के फिर उस पर साइन कर देने। ये लॉजिक नहीं है। जो ये सब मेरा पॉइंट ये है कि जी एक पार्टी है वो कहती है कि जी मेरे पास 40% स्ट्रेंथ है, दूसरी पार्टी है वो कहती है जी मेरे पास भी 40% स्ट्रेंथ है, हम दोनों मिल जाएं तो 80% स्ट्रेंथ हमारे पास है, हम मिलकर मुल्क को बेहतरीन तरीके से, बाकी जो 20% है वो कचरा, हमें उसकी परवाह भी नहीं है। या तो वो ये क्लेम गलत करते हैं, या तो वो अगर क्लेम गलत कर रहे हैं फिर तो वो जो 20% वाला है वो 80% पे खड़ा हुआ है, फिर तो वो उसका हक खा रहे हैं। ये अच्छा, परसेंटेज में मैं समझा डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं ना जी, वो फंसा रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा फिर वही नुक्ता नज़र है कि जिसको हम अपोजिशन समझ रहे होते हैं, बेसिकली वो 19-20 के मार्जिन से आया होता है। ये नहीं होता कि वो बिल्कुल डाउन है। मिसाल के तौर पे अगर जनरल इलेक्शन में जो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, अगर वो हारे हैं तो चंद हज़ार वोटों से आ रहे होंगे ना, आखिर उन्होंने मुकाबला तो पूरा किया, अवाम ने उनको भी वोट दिया, उनको भी मैंडेट दिया। अब उनका भी एक देखें, उनका भी एक चीज़ है कि भी जैसे हम कहते हैं तनकीद बराए तनकीद वाली सूरत हाल पे नहीं चलना चाहिए। मुल्क की मईशत के हिसाब से, माहौल के मुताबिकत से फैसले करने चाहिए। पीटीआई को भी जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे अभी ऑन द फ्लोर वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि भी अगर इमरान खान को जेल में कोई इश्यूज़ हैं तो हमसे हमारे साथ बैठ के बात करें। तो उस पर अपोजिशन लीडर ने जो है वो देखें, अगर मैं एक बॉल फेंक रहा हूँ तो मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कहीं से कोई कुशन मुझे मिल रहा है, ठीक है, और उस कुशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि वही बॉल उठा के उसके मुंह पे मारने की ज़रूरत है कि नहीं आप अपने। कैसे मुमकिन है? मेरे पास देखें ना, ये 100 रुपये हैं, मुझसे एक बंदा आके 100 रुपये भी छीन लेता है, मुझे वो कुटता भी है, कुटने के बाद मैं नाराज़ होकर एक साइड पे बैठ जाता हूँ, फिर कहते हैं मेरे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो। मैंने 100 रुपये भी नहीं देना, मैंने जो तुम्हें कुट्टा है उस पर मैंने माफ़ी भी नहीं मांगनी, मुज़ाकरात करो, मेरे साथ राज़ी हो जाओ। ये तो अजीब, अच्छा मुझे लॉजिक है। आप भी अजीब कह रहे हैं, ये पहली दफ़ा हुआ है ये जो मतलब जमहूरी हुकूमतें जाती रही हैं, ऐसे ही है 90s से अगर आप शुरू करें, 2-2 साल के वक्फे के बाद जो जाते रहे हैं तो सबके साथ ही ऐसा सलूक होता रहा ना सर। लेकिन ये है कि फिर वही वाली बात है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हुकूमतों का फेस है वो पॉलिटिकल जमातें हैं। तमाम प्रेशर, तमाम कहते हैं ना खूबियाँ खामियाँ इन्होंने फेस करनी है, फ्रंट इनका ही है, इन्होंने ही बर्दाश्त करनी है। मुंह भी काला इन्हीं का होगा और तारीफें भी इन्हीं की होंगी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, अभी क्विकली टाइम हमारा बहुत शॉर्ट हो गया, 3-4 चीज़ों पे। ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम, पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो सिंगल पेज पे नहीं हैं, अपोजिशन बड़ा सवेयर इस पे रिस्पांस दे रही है, मौलाना भी और KPK की गवर्नमेंट भी, PTI भी सारा इस पे कर रहे हैं। ये बेहतर जेस्चर है, ये ऐसा करना चाहिए, या इनको हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा है जी, दहशतगर्दी के खिलाफ है तो इस पर एक्शन सर मेरे ख्याल में जो है ना वो हुकूमत को थोड़ा एक उसमें स्टांस अपना लेना है कि वो क्लियर कट ज़रा लोगों को, मतलब एक जनरल पब्लिक में भी इसके बड़ी रिजर्वेशन है, वो ये शायद समझ रहे हैं कि भाई ये कोई पॉलिटिकली जो है ना ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, ये दहशतगर्दी के खिलाफ है। आप मुल्क की सूरत हाल देखें और कुछ पिछले चंद महीनों में जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, अगर उसका आप बगौर जायज़ा लें, जैसे जो आपका दयामेरी भाषा डैम है
उसकी टीमें और जो गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं आपके डैम्स के ऊपर, फिर जो बलूचिस्तान में एक्टिविटीज़ हो रही हैं पंजाबियों के केपी में अब हो रही हैं, मतलब इंतशार फैल रहा है वहाँ पे, अगर जस्टिस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो ये इट्स मीन कि वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं ना, तो ये तमाम सियासी जमातें एक पेज पे नहीं आती होती हैं, पहले स्टेप पे बार्गेनिंग करने के लिए। लेकिन ये होता है कि हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरे इलाके में ज़रा सेफ हो जाए, मैं बच जाऊँ, मेरा फलाना बच जाए, ये फलाना बच जाए। लेकिन एट दी एंड अगर रियासत के मुफाद में है तो मेरे ख्याल में ये ऑपरेशन होगा। और इसमें जो आपके बिरादर मुल्क हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी उसमें इन्फ्लुएंस है कि भी जो आपका बड़ा इन्वेस्टर है जो बिलियन डॉलर्स आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी रिजर्वेशन है कि भी आपको अपने मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लोगों के लिए अब रिस्क अगर बन गई है, तो उसको आपने रोकना है। ठीक है। और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई सियासी मतलब ऑपरेशन नहीं हो रहा कि भी जो फेसबुक पे बैठ के एतराज़ कर रहा होगा तो उसको उठा लेंगे। मतलब लोग एक जनरल है ना, देखे ना, वो कहते हैं ना, मीडिया, सोशल मीडिया ने बड़ा ही फ़ायदा भी दिया तो बहुत नुकसान भी दिया है। तो अब ये उस ऑपरेशन को उस नज़र से देखना, वो नहीं देखना चाहिए, आपको मुल्क की सलामती के हिसाब से देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। अच्छा, दो बंदों ने जुडिशरी के खिलाफ बड़ी सख्त बातें की थी, मुस्तफ़ा कमाल ने और फैसल वाडा ने। मुस्तफ़ा कमाल ने तो पहले ही गैर मशरूत माफ़ी मांग ली थी और फैसल वाडा साहब बड़े तने फिरते थे कि जी ये हो गया, जी आज फिर उन्होंने भी उसमें कह दिया। तो ये इसको कैसे देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकली जो फोर्सेस हैं इनको इस तरह का स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, या बाद में जो बैकएंड पे जाके तो माफिया मांगते फिरते हैं, तो ये बोलते हुए सोचते नहीं? मैं आपको बताऊं, जब कहते हैं ना कानून की जो गिरफ्त होती है ना, वो बड़ी टाइट होती है। जब तक आप उससे बाहर होते हैं ना, तो आप बड़े शेर होते हैं, आप वो ऐसे ऐसे बढ़ के मारेंगे, मैं कहता हूँ आप लगेगा यार इससे बड़ा जालिम आदमी कोई नहीं है, इससे बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं है। लेकिन जब आप उस कानून की गिरफ्त में आते हैं ना, तो आपसे भीगी बिल्ली जैसा बंदा उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो ये भी सारे ऐसे ही हैं, इन्हें पता होता है। क्योंकि देखो, मेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ अगर वो हकायक के ऊपर नहीं है और मेरे पास उसके अगर एविडेंस नहीं है, तो उस लफ्ज़ का मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने वो कैसे अदा कर दिया किसी के खिलाफ जब मेरे पास एविडेंस ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड बना हुआ ना जी, वो पहले अला बला आप बकते रहे और जब आप गिरफ्त में आने लगे तो फिर सही माफ़ कर दे जी, गलती हो गई। भाई आप समझें, सेंसिबल हैं, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप सेनेटर हैं या एमएनए हैं, तो आप और मेरी अदालतों से भी एक राय है कि आप इनकी माफ़ी ज़रूर एक्सेप्ट करें, लेकिन उनको भी थोड़ी सी जो है ना वो छड़ी घुमाएं उनके ऊपर के भी इंसान रहो, दूसरों को सबक मिले ताकि। अच्छा, लास्ट अभी हमें क्विकली चाहिए होगा, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट जी, कुछ चांसेस हैं इसके? गिलानी खानदान माशाल्लाह ये देखो जी, पीपल्स पार्टी का अब ये देखने में आ रहा है कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में तो वो अपनी इन्फ्लुएंस को दोबारा ले के आने में कामयाब हो रहे हैं, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान। अब जनूबी पंजाब पे ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी की लेके आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लेके आ रहे हैं। ये तो चलो धंधा शंधा हो गया ना, रोजगार भी बेहतर हो जाएगा। देखिए ना, सेक्रेटेरिएट के फाल ना होने से नून लीग को कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो पहले उसके हक में नहीं थी। नुकसान अगर होगा तो पीपल्स पार्टी को होगा कि आप सराइकी सूबे की हिमायत करते हैं, आप उस हुकूमत का इत्तेहादी भी हैं, और वो एक सेक्रेटेरिएट जो बन चुका है जिसपे अरबों रुपए लगे हैं, वो अब रेडी खड़ा इस वक्त, और वहाँ पे अफसर बैठने को तैयार, मतलब बैठने के लिए अफसर ही नहीं है। तो यार आप अवाम के कितने पैसे ज़ाया करेंगे? और सियासी जमातें अगर उस पर स्टैंड नहीं लेती तो फिर ये अगले इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएंगे कि भाई आप एक सेक्रेटेरिएट तो बचा ना सके, तो आप असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते हैं जी तख्त लाहौर है जी, हमने तो बड़ी मुखालफत की, हमें पता ही नहीं था जी, गवर्नर ने कैसे साइन कर दिए कि ये हो गया जी, वो हो गया। सर मुझे ये बात बताएं, गवर्नर के साइन हो गए, अब जब एक फाइल टेबल पे पड़ी होगी और अब मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा, तो ये तो दावत देने वाली बात है ना कि यार मैं जरा जा रहा हूँ, तो जो काम करने ने वो कर लो भाई। अगर उसने नहीं करने थे तो वो साइन करके रिटर्न कर देते ना। आप अपनी टेबल पे रखेंगे और एन उस वक्त आप छुट्टी कर लेंगे और दूसरा कायम मकाम आ जाएगा और वो सबसे पहले वही फाइलें निकालेगा जो उनके मकसद की हैं। अब देखें, एक एग्जांपल है, आरिफ अलवी साहब जब सदर पाकिस्तान थे और सादिक संजरानी साहब थे, तो आरिफ अलवी साहब जाते नहीं थे मुल्क से बाहर। जब कंडीशन आई है बड़ी ख़राब हुई, तो उसकी वजह यही होती है ना सर कि जब आपको दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता ना, फिर आप अपनी सीट नहीं छोड़ते। और जब आप डबल गेम खेल रहे होते हैं ना, तो फिर आप सीट छोड़ते हैं कि यार मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ,
तुम ये 2 दिन में जो तुम्हारा दिल आए तुम कर लो। देखिए, ये था आज का प्रोग्राम। पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही है या अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रही है। और ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम के हवाले से जो ये सब ने ये कहा है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस को सिंगल पेज पे आना चाहिए और मुल्की मफाद के लिए ये सिंगल लाइन पे बैठ के इस आज़म इस्तेकाम जो ऑपरेशन है इसको सपोर्ट करना चाहिए। और हुकूमत के हवाले से आमदन और आपके एक्सपेंसेस, इसको जब तक आप मीट नहीं करेंगे, ये 30 साल के क्या तजर्बे वाले, क्या आप 100 साल के तजर्बे वाले भी बंदे लेके आ जाएं, अगर वो अपने एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं करते, अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते, तो अवाम इसी तरह ही जो दलदल में धंसती जाएगी और बिजली के अजाब और पेट्रोल के अजाब, कभी डॉलर के अजाब में वो धंसती जाएगी। होप फॉर दी बेस्ट। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।